हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रमिक पंजीयन या फिर लेबर पंजीयन के बारे में। अगर आप किसी प्रकार का लेबर वर्क करते हैं तो आपको अपना श्रमिक पंजीकरण जरूर करवा लेना चाहिए। श्रमिक पंजीकरण के बाद में आप सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। अभी के समय में श्रमिक पंजीकरण के लिए या फिर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि एक श्रमिक पंजीकरण के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी नॉलेजफुल अपडेट आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे आने वाले हर एक वीडियो की सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एक श्रमिक पंजीकरण के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर आप जिनके भी नाम से श्रमिक पंजीकरण करने वाले हैं उनकी जो एज है वो 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, जिनके भी नाम से आप श्रमिक पंजीकरण करने वाले हैं उन्होंने कम से कम 90 दिन पूरे साल भर में कहीं पे काम किया हो। ये भी मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा कि 90 दिन कम से कम क्यों होना चाहिए। दूसरा, मैं आप सभी को बताता हूँ कि एक श्रमिक पंजीकरण के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, आपकी एक फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, बाकी आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब मैं बात करता हूं कि नियोजन प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र किस तरीके से भरा जाता है, आपको ये कहां पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप दोनों चीज़ों को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपने दोनों चीज़ों को अपलोड कर रखा है और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ घोषणा पत्र किस प्रकार का होता है और आपको कैसे इसको फिल करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि श्रमिक पंजीकरण के लिए जो घोषणा पत्र है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपको इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आपको इसको पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में आपको इसको स्कैन करना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से फिल किया जाता है। यहाँ पर आप जिनके भी नाम से बनाने वाले हैं उनका यहाँ पर नाम डाल देंगे। यहाँ पर उनके पिता या फिर उनके पति का नाम डाल देंगे। यहाँ पर आप उनके ग्राम का नाम डालने के बाद में मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको उनका ब्लॉक डाल देना है, ब्लॉक का नाम। यहाँ पर आपको उनके तहसील का नाम डाल देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विगत 12 माह में कुल, यहाँ पर अब आपको क्या डालना है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको 90 लिखना है। अब यहाँ पर कार्य किया गया जो ऑप्शन है इसमें आपको लिखना है कि आपने कौन सा कार्य किया गया है। तो यहाँ पर आपने चाहे लेबर का काम किया या फिर आपने राजमिस्त्री का काम किया है या फिर आपने मिट्टी का काम किया है, तो यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर टोटल कितने काम दिए गए हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप जिनके भी नाम से बनाने वाले हैं उनकी सिग्नेचर यहाँ पर करवा देंगे। यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे। यहाँ पर उनके पति या फिर पिता का नाम डाल देंगे। यहाँ पर उनके एड्रेस को फिल करने के बाद में यहाँ पर आप उनके मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको इसको स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। आगे मैं आप सभी को बताऊंगा इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको कितने केबी के बीच में आपको स्कैन करना होता है। अभी मैं आप सभी को बताता हूं कि अब नियोजन प्रमाण पत्र आपको कैसे भरना होता है। जो नियोजन प्रमाण पत्र है कुछ इस प्रकार का आप सभी को फॉर्मेट दिखाई देता है। आपको इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आपको इसको भी फिल करना होता है। तो यहाँ पर आप उनका नाम डाल देंगे। यहाँ पर फिर से आप 90 लिख देंगे, मतलब 90 दिनों से आप काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। यहाँ पर आपको फिर से उनका नाम डाल देना है। अब यहाँ पर नियोजक का नाम, नियोजक का पता और इनका मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप उनका सिग्नेचर करवाएंगे या फिर उनका नाम एंटर करेंगे। कहने का मतलब ये पूरी डिटेल आप उनकी फिल करवाएंगे। आप जिनके यहाँ काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं तो आपको इसको फिल करवा लेना है। इसके बाद आपको इसको भी स्कैन करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम चलते हैं वीडियो में आगे कि आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है UPBOCW, उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट आप सभी को मिल जाती है upbocw.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप सभी चाहें तो सीधा डायरेक्ट वहां से रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। अब इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप श्रमिक पंजीकरण के लिए यहाँ पर आप सभी को श्रमिक का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक पंजीयन का। तो आप सभी चाहें तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद में आप सभी अपना श्रमिक पंजीयन कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे।
यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक पंजीयन का, तो आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने न्यू टैब ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, मतलब आप जिनका भी श्रमिक पंजीयन आप करने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपना मंडल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जनपद पर क्लिक करने के बाद में आप अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद में आवेदन या फिर संशोधन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी सारी डिटेल को फिल करने के बाद में आवेदन या संशोधन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आप उस OTP को एंटर करने के बाद में प्रमाणित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है अंग्रेजी में। ये भी आपको सारी डिटेल आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे आप सभी नाम अंग्रेजी में डालेंगे, हिंदी में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इन केस अगर आपका नाम मिस हो रहा है, मतलब आपका नाम कुछ इधर उधर हो रहा है, तो आप हिंदी फंड टूल की मदद से आप अपने हिंदी में नाम को करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब उनके पिता या फिर पति का नाम अंग्रेजी में टाइप कर देना है। जैसे ही आप सभी अंग्रेजी में डालेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पर आप उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद में जो उनकी एज होगी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। थोड़ा सा और नीचे आने पर यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आप इस भी डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार सत्यापन का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपको पूरे फॉर्म को कई स्टेप में कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने नाम डाला हुआ था पहले, वो सारा कुछ सेव है। अब यहाँ पर आपको उनकी माता जी का नाम डाल देना है अंग्रेजी में, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर कार्य के प्रकार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी को यहाँ पर टोटल आप सभी को टोटल कितने काम दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर 40 काम आप सभी को दिखाए जा रहे हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका कार्य है, आप उस कार्य को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप विवाहित हैं या विवाहित, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी क्या कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जो आपके जो नियोजक हैं, यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर उनका नाम और एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है गत 12 माह में निर्माण कार्य दिवस की संख्या, तो आपको यहाँ पर 90 एंटर करने के बाद में सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में अगर आप टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका नगरीय क्षेत्र है, तो आप इस पर क्लिक रहने देंगे। अगर आपका विकास खंड के अंतर्गत आता है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो भी थाना होगा उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपका गली या मोहल्ला होगा उसका नाम एंटर कर देंगे। अगर आप सभी के पास में मकान नंबर है तो आप मकान नंबर को भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे कह रहा है आवेदक का अस्थायी पता, मतलब अगर दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, ये दोनों डिटेल आपका सेम हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद में नीचे आने के बाद में आप सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी का नाम इंग्लिश में टाइप कर देना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर श्रमिक से इनका क्या संबंध है, ये टोटल इतने रिलेशन दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी का भी नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर श्रमिक के परिवार का, यानी जिनका भी आप श्रमिक पंजीयन कर रहे हैं, उनके सदस्य का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पर उनका नाम हिंदी में आ जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ से आप उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे आप सभी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक संबंध का ऑप्शन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके माता पिता, भाई बहन और उनकी पत्नी, पुत्र या पुत्री, इतने लोगों का ही नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो सेम आपको फिल करने के बाद में सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का खाता नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर IFSC कोड एंटर कर देना है। यहाँ पर जो उसकी ब्रांच होगी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आप अकाउंट का क्या प्रकार है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका अकाउंट होगा। इसके बाद नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आपको नियोजन प्रमाण पत्र और फोटो को छोड़ करके ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, इसको आपको फिल करने के बाद में नीचे आपको उनका सिग्नेचर जरूर करवा देना है। इसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बट ध्यान रहे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से अंदर का होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद में तब आप फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब फटाफट इन सारी डिटेल को फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सभी स्टेप को कंप्लीट फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर फॉर्म फिल करने के दौरान इन केस अगर आपका पेज रीलोड लेते समय किसी भी कारण से आपका पेज कट हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार का आपको एरर शो करता है, तो उस केस में आपको दोबारा से इस पेज को कट करने के बाद में आप सिंपली फिर से इसी पेज पर आने के बाद में आवेदक लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपना आधार नंबर और सारी डिटेल अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में जैसे यहाँ से सेंड OTP करने के बाद में OTP को एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेम फिर से इसी पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपने जो भी डिटेल एंटर करी हुई है ये उतना सेव रहेगा, आगे की डिटेल आपको फिर से एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल एंटर कर दी है। अगर इसके बाद में आपको लगता है कि आपने जो चीज़ें भरी हैं उसमें कहीं पे कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ बदलाव करना है तो यहाँ पर एडिट डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करने के बाद में आप उसको फिर से अपडेट करके सेव डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, इन सभी डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद फाइनल सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इतना क्लिक करने के बाद में आप सभी को बताया जा रहा है कि इसके बाद आवेदन में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। मेरा सब कुछ सही है, मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद में आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आवेदन संख्या आ गया। अब आप सभी को इसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में अब आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड्स आप सभी को पेमेंट करने के दौरान कभी आपको एरर आ सकता है। अगर आपको पेमेंट करते समय किसी भी प्रकार का एरर शो कर देता है और आपकी पेमेंट अनसक्सेसफुल रह जाती है तो उस केस में भी आपको सेम इसी पेज पर आने के बाद में जैसे ही आप सभी दोबारा श्रमिक पंजीयन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अपना आधार नंबर बाकी डिटेल एंटर करने के बाद में सेंड OTP करने के बाद में आप सभी आगे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसी पेज पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट ही करनी रहेगी, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरा सब कुछ सही है, मैं भुगतान करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इतने सारे मेथड दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप सभी का पेमेंट कंप्लीट होगा आप सभी के सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपकी आवेदन संख्या मिल जाती है, आपको इसको नोट करके रख लेना है। नहीं तो अगर आप फिर भी नोट करके नहीं रखते हैं तब भी मैं आप सभी को बताता हूँ कि अब आगे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका आवेदन है ये आवेदन कंप्लीट हो चुका है और ये जो आपको नंबर मिला हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ आपका आवेदन संख्या है। अब ये आपका सारा का सारा डिटेल जो है आपका अब जाएगा लेबर डिपार्टमेंट की तरफ। अब वहाँ से आपके सभी डिटेल को चेक करने के बाद में आपका ये पूरा श्रमिक पंजीकरण वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में तब आप इसको यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे अभी हमने पंजीयन किया तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाता है कि श्रमिक पंजीयन की स्थिति का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप सभी जान सकते हैं कि आपने जो पंजीयन किया हुआ है उसकी क्या स्थिति है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को दिखाता हूँ कि मेरे श्रमिक पंजीयन की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपको इतने सारे मेथड दिए गए हैं, आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आवेदन संख्या है तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा को सेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरे सामने कुछ प्रकार का पेज आ चुका है और ऐसे ही आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक का सत्यापन। यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है तो इसका मतलब मेरा अभी सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सभी का सत्यापन हो जाएगा यहाँ पर आप सभी को हाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं श्रमिक नवीनीकरण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये साल भर के लिए है। आपको इसको नेक्स्ट ईयर में 1 साल के बाद में आपने जिस डेट को किया हुआ है उससे अगले साल उसी डेट को आपको फिर से इसको रिन्यूअल करना होता है। 20 रुपये आपका 1 साल का चार्ज लगता है। 3 साल के लिए आपका टोटल 60 रुपये चार्ज लगता है इसको रिन्यूअल करने के लिए। इसके बाद इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, आप चाहें तो इस पर क्लिक करने के बाद में उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका श्रमिक पंजीकरण वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी जारी होता है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिल जाता है श्रमिक सर्टिफिकेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर अगर आप सभी के पास में है तो आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल करके सर्च करेंगे। अगर पंजीयन नंबर है तो पंजीयन नंबर डाल करके आप कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। आप आवेदन करने के बाद में लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का वेट करिए, यह वेरीफाई हो जाता है। अगर नहीं वेरीफाई होता है तो आप अपने निकटतम
लेबर डिपार्टमेंट में जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पर सबमिट करवाने के बाद में अप्रूव करा सकते हैं। नहीं तो ये नॉर्मली हफ्ते से 10 दिन में ये आपका वेरीफाई हो जाता है। तो आपको एक हफ्ते से 10 दिन का वेट कर लेना है। इसके बाद में आप श्रमिक सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर आने के बाद में या फिर आप डायरेक्ट पंजीयन की स्थिति में जाने के बाद में आप अपने पंजीयन की स्थिति को चेक कर लेंगे। अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो आप सिंपली इसको प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद सरकार द्वारा चलाई गई लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं होंगी आप उसमें इसका आसानी से लाभ ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप श्रमिक पंजीयन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपको और भी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।